नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में वापस लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर, ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे पर अभी रोक बरकरार रहेगी। तो आपको बता दें, फिलहाल हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। तो ज्ञानवापी सर्वे पर रोक जारी रहेगी। 3 अगस्त को सर्वे पर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। तो ज्ञानवापी सर्वे पर अभी रोक बरकरार है। तो एएसआई सर्वे पर स्टे ऑर्डर बरकरार रहेगा। यह हाईकोर्ट का फैसला है। 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। तो फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा और ज्ञानवापी सर्वे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म। तो 3 अगस्त तक ये रोक जारी रहेगी। तीन अगस्त को सर्वे पर हाईकोर्ट का फैसला सामने आएगा। सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह फैसला निकलकर सामने आएगा। तो ज्ञानवापी सर्वे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म हुई। इसके बाद 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट 3 अगस्त को सर्वे पर फैसला सुनाएगा। हालांकि आपको बता दें कि 31 तारीख भी हाईकोर्ट ने निर्धारित की थी एएसआई सर्वे को लेकर और एक तय समय सीमा पर यह सर्वे कंप्लीट करने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था। अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा गया है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर अभी भी रोक बरकरार है। तो सुनवाई के बाद यह फैसला सुरक्षित, 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। प्रयागराज से बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे पर अभी भी रोक बरकरार है। 3 अगस्त को अब इस मामले को लेकर, सर्वे को लेकर हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट अब इस मामले को लेकर 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा और सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा गया। 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। क्योंकि लगातार एएसआई सर्वे को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो ऐतराज कर रहा था और लगातार ये कहा जा रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब सुनवाई हुई इस मामले को लेकर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला निकलकर सामने आया। 31 तारीख तक सर्वे कंप्लीट करने के लिए कहा गया। हालांकि अब ज्ञानवापी सर्वे पर 3 अगस्त तक ये रोक जारी रहेगी और 3 अगस्त को सर्वे पर हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। तो फिलहाल सर्वे पर अभी रोक बरकरार है। सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा गया है और अब इस मामले को लेकर 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला निकलकर सामने आएगा। तो 3 अगस्त तक के लिए एएसआई सर्वे पर रोक जारी रहेगी। तो लगातार एएसआई सर्वे को लेकर जो हिंदू पक्ष है वो समर्थन कर रहा था और अब 3 अगस्त को सर्वे पर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा क्योंकि तब तक के लिए ये रोक बरकरार रहेगी। एएसआई सर्वे को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है और अब 3 अगस्त को ही एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा। तब तक के लिए ये रोक जारी रहेगी। तो स्टे ऑर्डर बरकरार रहेगा।
और 3 अगस्त तक का इंतजार करना होगा। क्योंकि 3 अगस्त तक रोक बरकरार रहेगी। इसके बाद हाईकोर्ट का फैसला सामने आएगा ज्ञानवापी इस एएसआई सर्वे को लेकर। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार एएसआई सर्वे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक जारी रहेगी। 3 अगस्त को हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने के लिए वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए राहुल, क्या जानकारी है इस संबंध में, क्योंकि अब देखा जाए तो हाई कोर्ट 3 अगस्त को सुनवाई करेगा। 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी, बरकरार रहेगी। जी, आपसे बता दें कि हाईकोर्ट का जो फैसला था 3 बजे जो बैठक हुई थी, जिसे फैसला आने वाला था 4 से 4:30-5 बजे तक आने वाला था, वो आ चुका है। जो आने के बाद फैसला ये आया है कि 3 अगस्त तक जो है आपका जो ये रखी जाएगी। 3 अगस्त के बाद जो सुनवाई होगी, जो फाइल जो है वो रिजेक्ट के लिए गई है, और उसके बाद वो 3 अगस्त को क्या होने वाला है, क्या फैसला आएगा। राहुल, मुस्लिम पक्ष की इस याचिका के आधार पर अब आगे एएसआई सर्वे को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी और फैसला निकलकर सामने आएगा, क्योंकि एएसआई सर्वे से मुस्लिम पक्ष को ऐतराज था। अनम्यूट करिएगा। राहुल, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुल तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी के चलते। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 अगस्त को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दोबारा से संपर्क करते हैं हमारे संवाददाता राहुल, इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, अगर देखा जाए तो लगातार एएसआई सर्वे को लेकर जो ऐतराज था मुस्लिम पक्ष को, तो अब जो याचिका दाखिल की गई है, क्या उसी मुस्लिम पक्ष की याचिका के आधार पर यह सुनवाई होगी? जी, आपसे बता दें, जो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका दाखिल की गई है कोर्ट में, जो दाखिल किया था उन्होंने, उसी फैसले पर सुनवाई होना सुनिश्चित हो चुका है। और जो 3 अगस्त है, 3 अगस्त को कोर्ट का जो फैसला है, वो फैसला क्या आएगा ये अभी तो कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन अभी तक जो है वो रोका गया है। अब फैसले के आधार पर अगली जो जांच है, जांच बैठेगी कि नहीं बैठेगी, वो फैसला आने के बाद भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल अभी कुछ कहना उचित नहीं है, कि कोर्ट के फैसले के ऊपर टिप्पा टिप्पणी हम कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, कोर्ट के फैसला को मान सकते हैं। जी, अगर देखा जाए इस मामले को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी, आपसे बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो इनके पास जो साक्ष्य के आधार पर दोनों पक्षों को सुन करके जो उचित रहे वही किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष वहां निचली अदालत से मजबूती से खड़ा हुआ था। इसी का अभी तक तो ये चल रहा था कि भाई मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अब आगे 3 अगस्त को जो आने वाला फैसला है, उस पर देखा जाए क्या होना है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल 3 अगस्त को अब इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। हालांकि आपको बता दें कि जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता हैं, उन्होंने कहा है कि सर्वे के लिए एप्लीकेशन प्रीमेच्योर है और पहले एविडेंस आ जाए और इसके बाद ही दलील दी जानी चाहिए। जनहित में वापस लौटते हैं और बात करते हैं यूपी में गुल, बिहार में गोली की।
क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है और आम जनमानस इससे बेहाल हो चुका है। बारिश है और बारिश के इस मौसम में जब लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल हो जाते हैं तब बिजली दगा दे जाती है। लिहाजा यूपी से लेकर बिहार तक बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। यूपी में 8 से 10 घंटों तक बिजली गुल रहने से परेशान लोग भारी रोष में हैं, तो वहीं बिहार के कटिहार में बिजली मांगने पर मौत नसीब हुई है। दरअसल बिहार से ये मामला सामने आया। कटिहार में ग्रामीण बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और तभी भीड़ बेकाबू होने पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि शहरों का दायरा बढ़ रहा है, नए भवन तैयार हो रहे हैं और इसके अलावा प्लांट टाउनशिप जो है वो भी तैयार की जा रही है। इन सब से हर साल बिजली की डिमांड बढ़ जाती है और लेकिन बिजली विभाग के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो समय रहते इस बात का आकलन कर सके कि कितनी डिमांड इसके पास आने जा रही है। और ऐसे में जब पहले से कोई तैयारी नहीं है तो एकाएक मांग बढ़ने की वजह से दिक्कतें होना तय है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद हाल भी दिखाएंगे जहां जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। यूपी में बिजली किल्लत से जनता बेहाल। बिजली सप्लाई की अधिकतम मांग 27,611 MW। हर दिन 27,000 MW बिजली सप्लाई। पिछले साल एक दिन के अधिकतम सप्लाई का आंकड़ा 26,569 MW था। रोज औसतन 800 ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं। समय रहते नहीं किए गए इंतजाम। एबीसी कंडक्टर मेंटेनेंस ओवरलोड ट्रांसफार्मर का चिन्हांकन नहीं हुआ। ट्रॉली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं की गई। अघोषित बिजली कटौती से हर तरफ मचा हाहाकार। मॉनसून के सीजन में यूपी की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। दरअसल बारिश में लोड बढ़ते ही फॉल्ट और ट्रांसफार्मर फूकने जैसी समस्याओं के चलते सप्लाई ठप हो जाती है। हालात इस कदर खराब हैं कि 8-8 घंटे तक बिजली गुल हो जाती है। इस मामले पर मुख्यमंत्री नाराज हैं। बिजली मंत्री भी तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन यूपी की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी है। जनता बेहाल है, लिहाजा विपक्ष के निशाने पर सूबे की बिजली व्यवस्था आ गई है। लेकिन इन सब के बीच लाख टके का सवाल ये है कि आखिर यूपी में बिजली व्यवस्था बेपटरी क्यों हो गई। हालांकि इस बीच हर दिन औसतन 800 ट्रांसफार्मर रोज फूक रहे हैं और ये आंकड़े ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि गर्मियां शुरू होने के पहले सप्लाई दुरुस्त रखने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। जानकारों की माने तो गर्मियां शुरू होने से पहले ट्रांसफार्मर और एबीसी कंडक्टर का मेंटेनेंस, ओवरलोड ट्रांसफार्मर का चिन्हांकन और उसकी जगह ट्रॉली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं की गई। अगर समय से ये आकलन कर लिया जाता कि कहां के ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं, तो ट्रांसफार्मर फूकने के बजाय बचाए जा सकते थे या फूकने की आशंका में अघोषित बिजली कटौती नहीं करनी पड़ती। एक बार ट्रांसफार्मर फूका तो 12 से 24 घंटे तक बिजली व्यवस्था बहाल किया जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ सर लाइट नहीं आती, 3-4 एप्लीकेशन दिए आए हम, इसके बाद कोई सुनाई नहीं होती। 3-4 रोज हो गए, लाइट का बड़ी यहाँ दिक्कत है। 3-4 दिन से लाइट नहीं आ रही है। आपने कहीं शिकायत करी? शिकायत किया, एप्लीकेशन दिया, प्रधान जी दे आए एप्लीकेशन, बस यहाँ कोई सुनाई नहीं होती। अब यहाँ जनता जो है तो मर रही है। इस तरह के बाल बच्चे हैं, गर्मी का सीजन है और ब्याल लगाओ के पास ये धान है वो सूखा जा रहा है, ब्याल सूख रही है। बिजली की समस्या के लिए जाम लगाया गया। आज तक 15 दिन से हो गया, आज तक कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। जिले में भी एप्लीकेशन दी गई, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ तक कि इस लाइन से कभी हथौड़ा लाइन से जोड़ते हैं, कभी जारी फीटर से जोड़ते हैं, कभी वो काटते हैं तो कभी वो काटते हैं और जाते हैं समस्या का समाधान कराने के लिए तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पावर नहीं आता, हम क्या करें, ये गाँव को हटा दिया जाए यहाँ से। कब से दिक्कत आ रही है? कम से कम 15 दिन हो गए। अच्छा जी।
आपने इससे पहले शिकायत करी? जी, शिकायत किया। जेई आता है तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, जारी फीटर से जुड़ाइए। जारी फीटर से जोड़ देते हैं तो फिर कहता है लोड नहीं ले रहा था, जामिया फीटर से जोड़िए। आपको बता दें कि एबीसी कंडक्टर का मेंटेनेंस ना होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत अंडरग्राउंड केबल वाले क्षेत्रों में आ रही है। केबल फॉल्ट ढूंढे नहीं जा पा रहे हैं और बताते हैं कि विभाग के पास पर्याप्त फॉल्ट लोकेटर मशीन तक नहीं है। ऐसे में जहां कहीं भी फॉल्ट हो रहे हैं वहां पर पुरानी तकनीकी से ही फॉल्ट की पहचान किए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फॉल्ट खोजने में लगने वाला लंबा समय और फिर से ठीक करने में लगने वाला वक्त की वजह से लंबे समय तक बिजली गुल रहती है। बिजली आपूर्ति की व्यवस्था में जो खामियां हैं वो तो विभाग और जनता के लिए सिरदर्द है। इसके अलावा मांग के मुताबिक ट्रांसमिशन की क्षमता भी नहीं है। बिजली के मसले पर हालात पड़ोसी राज्य बिहार में भी कुछ ठीक नहीं है। कटिहार में पुलिस की चलाई गोली से 2 युवकों की मौत हो गई। बता दें कि बड़ी संख्या में लोग यहां अनियमित बिजली व्यवस्था को लेकर धरना दे रहे थे और इसी बीच जोरदार हंगामा होने लगा। आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। भीड़ काबू नहीं हुई तो पुलिसकर्मियों ने लोगों पर फायरिंग कर दी। 3 लोगों को गोली लगी और 2 की मौत हो गई। दरअसल कटिहार के बारसोई थाना के बारसोई प्रखंड में अनियमित बिजली व्यवस्था के चलते बिजली विभाग परिसर के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और प्रतिनिधि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग अचानक से आक्रोशित हो गए। उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने हवाई फायरिंग की, लेकिन भीड़ काबू नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस टीम ने हंगामा मचा रहे लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे मामला और भड़क गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो 2 मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ पूरे प्रदेश में हाहाकार बचा हुआ है क्योंकि बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ अगर बिजली कटौती से आप परेशान हैं और इसके बाद आप जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो वहां पर गोलियां खानी पड़ जाती है। यानी कि बिहार के कटिहार का जो मामला सामने आया वो कई सवाल खड़े करता है सुशासन को लेकर। यहाँ पर क्योंकि जो व्यवस्था है, चाहे बिजली कटौती चरम पर है, पुरानी टेक्निक के आधार पर काम किया जा रहा है, खपत ज़्यादा है और देखा जाए तो डिमांड कितनी है ये अभी तक तय नहीं किया गया। सप्लाई कितनी की जा रही है इसका भी कुछ अता पता नहीं क्योंकि कटौती चरम पर है। इसी को लेकर दर्शकों की राय साझा करेंगे और हमारे साथ बांदा रायबरेली मेरठ से बरेली से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। पंकज त्रिपाठी बांदा से जुड़े हुए हैं, मनीष अवस्थी संवाददाता रायबरेली से जुड़े हुए हैं, राजू शर्मा मेरठ से, दीपक चतुर्वेदी जोनल हेड बरेली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बांदा का रुख करते हैं, बांदा का हाल जानते हैं। पंकज त्रिपाठी, अगर देखा जाए बांदा में कितने घंटे की बिजली कटौती हो रही है और लोगों को किस तरीके की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि बांदा में आप ये मानिए कि 10 घंटे मान लीजिए, 8 घंटे मान लीजिए, मतलब बिजली का कोई टाइम नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कम से कम 10 मिनट बिजली आती है और 1 घंटे के लिए कटौती की जाती है। अब कटौती फाड़ के नाम पे की जाती है कि किस नाम पे की जाती है? अगर हम फोन लगा के पूछते हैं पावर हाउस पे तो फोन नहीं उठाया जाता, तो कटौती का पता ही नहीं चलता कि अघोषित कटौती हो रही है या फाल्ट हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या कि योगी सरकार में फरमान तो रोज दिए जाते हैं कि 24 घंटे शहर के लिए और 18 घंटे देहात के लिए। जब 10 घंटे ही लाइट नहीं मिला तो सबसे बड़ी समस्या है कि योगी सरकार किसानों के साथ आखिरकार कौन सा व्यवहार कर रही है? आखिरकार किसानों को पता चले कि कटौती हो रही है कि नहीं हो रही।
आज ही का ताजा मामला मैं आपको बता दूं, बिसंडा रोड पे जिस तरह से किसानों ने चक्का जाम किया, रोड को जाम किया बिजली कटौती को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि धान की बुआई चल रही है। अब धान की बुआई पे अगर किसानों को पानी नहीं मिलेगा तो कम से कम वो भूखों की कगार में आ जाएंगे। तो ऐसे में बिजली समस्या को लेकर इतनी बड़ी सरकार तो किसान हितैषी है, किसान के हित की बात कर रही थी और मुफ्त बिजली देने का भी जो वादा था उसका क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि मुफ्त बिजली की तो बात छोड़िए, जब किसानों को बिजली ही नहीं मिल पा रही है तो मुफ्त बिजली की बात कहां से आ गई। अब आप ये मानिए कि आप गांव में देखिए जाकर के कि धानों की बुआई चल रही है, और धानों की बुआई में किसानों को लाइट नहीं मिल पा रही। आए दिन किसान चक्का जाम करते हैं, रोड जाम करते हैं, इसके बाद अधिकारी जाते हैं तो पहला फुसलाकर उनको उठा दिया जाता है। और किसानों की फसलें किस तरह से खराब हो रही हैं, धान की बुआई किस तरह से खराब हो रही है, उनको पानी चाहिए समय से, लेकिन बिजली कटौती के मामले में तो आप पूछिए मत। अब आप देखिए कि अगर सरकार की तरफ से फरमान किया जाता है तो 24 घंटे शहर को दिया जाए, 18 घंटे देहात को दिया जाए, तो देहात में 2-2, 3-3 घंटे लाइट मिलती है, तो आखिरकार किसान करेगा क्या? भुखमरी की कगार पर तो आएगा। जी बिल्कुल। और इसके बाद महंगाई चरम पर हो जाएगी, उससे भी आम जनता त्राही त्राही करेगी। जब फसल अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है। दूसरा पहलू भी यहाँ पर सामने आ जाता है। आपके पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं पंकज, किस तरीके की समस्याएं सामने आती हैं, और बिजली विभाग को जब फोन किया जाता है तो क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है और किस तरीके की दिक्कतें इन्हें झेलनी पड़ रही हैं? हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बिजली समस्या से जनता जूझ रही है, जो कष्ट झेल रही है, सरकार तो दावे कर रही है कि 18 घंटे देहात में बत्ती दी जाए और 24 घंटे शहर में उपलब्ध कराई जाए। यूपी कारपोरेशन, बिजली कारपोरेशन बैठा हुआ सोचा रहता है, कैस्ट्रो एमडी को ध्यान नहीं रहता, बिजली कट जाती है, गरीब जनता बिजली के सहारे रहती है और वो हाहाकार मचा रहता है, रोड जाम कर रहे हैं। बिल्कुल, आम जनता परेशान है, इसीलिए तो इस मुद्दे को उठाया गया है और इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ जिम्मेदारों को फटकार भी लगा चुके हैं, बावजूद जो इसके स्थितियां हैं वो जस की तस नजर आ रही हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। पावर कॉरपोरेशन ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने फटकार भी लगाई, नाराजगी भी जाहिर की, क्योंकि अघोषित बिजली कटौती को लेकर ये फटकार थी। लेकिन बावजूद इसके स्थितियां जो हैं वो जस की तस नजर आ रही हैं, क्योंकि ये अधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे बिजली जो वादा किया गया 24 घंटे और 18 घंटे का, उसे कैसे पूरा किया जाए। डिमांड कितनी है ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। पंकज त्रिपाठी, आपका रुख करेंगे, आपसे हमारा सवाल था। जी सोनी जी, मैं आपको बता दूं कि पहले तो सबसे बड़ी मैं अहम बात आपको और एक बात बता दूं कि बिजली कटौती और अघोषित कटौती को लेकर मतलब आम जनता की क्या राय है और बिजली अघोषित कटौती क्यों होती है। सबसे बड़ी बात है कि बिजली विभाग के ही कर्मचारी और अधिकारी की मिली भगत से चोरी की जाती है बिजली, और जिस ट्रांसफार्मर जो जहां रखा है उस ट्रांसफार्मर से ज्यादा बिजली ली जा रही है, तो सीधी सी बात है ट्रांसफार्मर जलेगा, केबलें जलेंगी। ऐसे में बिजली कटौती अघोषित होती है और लाखों करोड़ों का बजट बिजली विभाग को आता है, लेकिन जर्जर लाइनों को सही नहीं किया जाता, तो आम पब्लिक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसा कि मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार बिजली समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम भैया? मनोज कुमार। जैसे कि बिजली कटौती को लेकर किस तरह कटौती होती है और किस तरह से लोग परेशान होते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? अब कटौती क्या होती है? अब ये मान लीजिए कि इस समय बत्ती आती ही नहीं, 2 घंटे को आएगी और उसके बाद 4 घंटे को गोल आए। अभी 2 दिन पहले इन्होंने जो है अनुरक्षण के नाम पे 4 घंटे के लिए लाइट बंद करने का ऐलान कर दिया, पेपर में विज्ञापन दे दिया, लेकिन लाइट सुबह 8 बजे जाने के बाद दोपहर में 2 बजे आई। उसके बाद हर 10 मिनट में लाइट जा रही है, 1 घंटे को गायब हो रही है। लाइन में है, कोई काम होता नहीं है। पता नहीं अधिकारी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। उनको फोन किया जाता है तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, बस कह देते हैं कि फॉल्ट हो गया। अरे आखिर कैसा फॉल्ट है भाई? आप क्यों नहीं उस लाइन को सही कर पा रहे हैं? ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? और अधिकारी और कर्मचारी मिल करके लोगों के घरों में फर्जी बिलों एसी चलवाते हैं, उनको जो है लोड जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जब एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो ट्रांसफार्मर अपने आप फूकेगा।
आप उस जगह का लोड चेक करिए, लोड को सही कराइए, तो अपने आप जो है फॉल्ट की समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं और एक सज्जन से बात कराता हूँ, यहाँ पे मौजूद है भी। क्या नाम भैया आपका? योगेश कुमार शुक्ला, डीएम कॉलोनी बांदा से। किस तरह बिजली कटौती अघोषित होती है, क्या समस्या है? पूरे जनपद में बिजली की ये हालत है कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिजली आती है, कब जाती है, ये किसी को पता नहीं चलता। कहीं इतना कम आती है कि पूरे 24 घंटा के लिए माननीय योगी जी ने कहा था, लेकिन अगर बांदा जनपद में देखा जाए तो मुश्किल से 6-7 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा बिजली आ नहीं पाती। और बिजली से पूरा जनजीवन ही अस्त व्यस्त नहीं है, किसानी जो है पूरी तरह से बांदा की बर्बाद हो गई है। बांदा में पानी बहुत कम वर्षा हुआ है, इसलिए धान की जो फसल बुआई की चल रही है उसमें लोग निजी ट्यूबवेल से पानी लगा रहे हैं। तो लेकिन जब बिजली ही नहीं आ रही तो पानी कैसे लगेगा? इस तरह से धान की फसल पूरी जो है पूरी बर्बाद हो रही है, जा रही है। इसके लिए आंदोलन भी लोग कर रहे हैं। अभी बिसंदा मार्ग में, बबेरू मार्ग में कई आसपास के गांव के किसानों ने आंदोलन किया। इससे पहले चीफ तक जब लोग सूचना भेजते हैं, चीफ क्या करता है, लोग उस आंदोलन का परिणाम क्या रहा पंकज? समस्या का समाधान नहीं होता। इस आंदोलन का कुछ परिणाम निकला? इस आंदोलन का परिणाम अभी फिलहाल कुछ नहीं निकला। सिर्फ जैसे आश्वासन दिया जाता है तो केवल आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया जाता है, समाधान के नाम पर कुछ नहीं है। क्योंकि बड़े पैमाने पर बिजली की विभागीय अधिकारियों द्वारा चोरी कराई जाती है और उसकी वसूली आम उपभोक्ताओं के मत्थे डाल करके, कोई मीटर रीडर कोई देखने नहीं आता है और कामन रूप से उनको बिजली भेज दी जाती है। देखिए, और एक सज्जन है, और एक सज्जन से जरा बात करा दूं कि किस तरह से लोग बिजली से परेशान है बांदा के वासी। क्या नाम भैया? राजेश कुमार नाम है। तो बिजली कटौती को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कटौती किस तरह की समस्या? तो अब बोलने लायक नहीं रह गया है, क्योंकि हमारी योगी जी सरकार ने बहुत बोला 24 घंटे लाइट दे रहे हैं। यहाँ मुझसे 2 घंटे लाइट आया, बड़ी समस्या है। लाइट भी चली गई, इन्वर्टर भी चला गया और लोग पस्त हो गए। ना तो लाइट का कोई समय नहीं है आने जाने का, कब जाती कब आने। तार भी टूटे आपको मिलेंगे, फाल्ट मिलेंगे आपको, और समस्या जल की भी। जब लाइट ही नहीं, पानी भी नहीं आता, पानी वो भी गंदा पानी आता, पीने लायक नहीं रह जाता है। गंदा पानी पियो। देखिए, किस तरह से आम जनता और आम पब्लिक की समस्या है कि ये कहा जाता है कि जब लाइट ही नहीं होगी तो पानी कैसे मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि फॉल्ट के नाम पर आप देख लीजिए, कहीं बिजली देखा जाए पंकज, तो जो ग्रामीण आपके साथ जुड़े हुए थे उनकी जिस तरीके से बातें, जो समस्या निकलकर सामने आई कि चक्का जाम भी किया गया और इसके बाद ऐसी समस्या कि ये निशब्द हो गए और जो आम जनमानस है वो पूरी तरीके से बेहाल नजर आ रहा है। लेकिन बंद कमरे में एसी में बैठे उन जिम्मेदारों को ये नजर नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बिजली की किल्लत से ये जूझ रहे हैं और किसानों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में गुल, बिहार में गोली, क्योंकि बिजली के लिए अब इंसानों को गोलियां भी खानी पड़ रही है, क्योंकि वो बिजली किल्लत से जूझ रहे होते हैं और फिर प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि बिहार के कटिहार का मामला जो सामने आया वो कई सवाल भी खड़े करता है और प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां की पुलिस ने गोली चला दी और इसमें भगदड़ मच गई। 2 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में और बिजली के संकट में। और इस तरीके से ये गोलीकांड सामने आ रहा है क्योंकि बिजली को लेकर ही यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। रायबरेली का रुख कर लेते हैं, वहां के हालातों का जायजा लेते हैं। हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपका रुख करेंगे, रायबरेली के क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सोनी, बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी, एक आदेश जारी किया था कि शहर के लिए 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 18 घंटे और टाउन के लिए 20 घंटे बिजली आपूर्ति कराई जाएगी। लेकिन जो सरकार के वादे हैं वो धरातल पर साबित हो रहे हैं। अगर बात करें तो रायबरेली की, तो रायबरेली की इस समय जो कंडीशन है बिजली विभाग की वो चरम पर एकदम पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था धाम हो चुकी है। जिस तरह से बिजली यहाँ पर दी जा रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र रहा हो, चाहे वो शहर क्षेत्र, चाहे टाउन रहा हो। अगर शहर रायबरेली की बात करें तो शहर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए आदेश हुआ है, लेकिन अगर शहर में लगभग 14 से 15 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, बशर्ते इसलिए कि वहां के जो पावर हाउसों में जो ट्रांसफार्मर लगे हैं वो लोड नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि वो लोड इसलिए नहीं ले पा रहा है कि इनको पहले सरकार को हो या प्रशासन हो इसकी ओर ध्यान देना चाहिए था। जिस तरह से गर्मी चरम पर है उसको हमें देखते हुए जो ट्रांसफार्मर वीक हैं, जो कमजोर ट्रांसफार्मर, उनको बदलने की कोशिश की जाए, लेकिन प्रशासन ने इसको ध्यान नहीं दिया। तो लगभग जिस तरह से ये बात सामने निकल कर आ रही कि जो ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं, लोगों को बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो लोग प्रदर्शन करने को आतुर हो रहे हैं, लोग गोली खा रहे हैं, तो लोग
लगातार प्रदर्शन पे है, लेकिन बिजली विभाग जो है वह पूरी तरीके से मौन धारण कर चुका है। जिस तरह से बात करें अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बजाय लगभग 10 से 12 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। अगर बात करें जिस तरह से जो इस समय बिजली ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का क्या कुछ कहना रहा बिजली की समस्या को लेकर, क्योंकि लगातार इसका असर उनकी फसल पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि कई तरीके से देखा जाए तो बिजली कटौती उनके काम को बाधित करती हुई नजर आ रही है। तो नहीं, बिल्कुल जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपकेंद्र बिजली विभाग के बने हुए हैं, वहां पर जो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं क्षेत्रों के बिजली सप्लाई के लिए, वो ट्रांसफार्मर इस तरह से वीक हैं कि उनसे ग्रामीण क्षेत्रों का लोड पूरा नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से बात करें तो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह 3 घंटे की बिजली कट की जाती है, उसके बाद 12 बजे से 3 बजे तक बिजली कट की जाती है। तो जिस तरह से ये जो 6 घंटे की बिजली कटौती के बाद भी लगातार 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ट्रिपिंग की जो समस्या बनी रहती है, उससे किसान हलाकान परेशान हो चुका है, क्योंकि उन्होंने धान की रोपाई करवा दी। धान की रोपाई कराने के बाद उसको पानी चाहिए, क्योंकि वो टेबल पर रात दिन बैठा रहता है कि ताकि बिजली उसको मिल जाए और अपने धानों की सिंचाई कर सके, ताकि उसको खाने के लिए एक धान वो पैदा कर सके, क्योंकि उसके खेतों से उनका पूरा साल गुजरता है, उस खेतों से वो 24 घंटे वही पड़े रहते हैं। बिजली व्यवस्था पूरे तरीके से धड़ाम हो चुकी है, लोग परेशान हैं। किसान साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरह से बिजली इस समय कट रही है, इससे हमारी फसलें पूरे तरीके से तबाह हो जाएंगी। तो लगातार इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि किसी उपकेंद्र पर अगर ट्रांसफार्मर वीक है या लोड नहीं ले पा रहा है, या ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर क्षेत्रों में लोड जाता है, तो वहां पर ट्रांसफार्मर बिल्कुल बिजली कटौती के लिए जिम्मेदार जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम। खाली मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के थ्रू ये पता लगाना चाहता हूँ कि क्या जंगी हथियारों से कोई लड़ाई जीत सकता है? हर बात में अधिकारियों को दोष दिया जाता है। अगर सरकार उनको अच्छे हथियार नहीं करेगी तो कैसे जंग जीतेंगे, जब ट्रांसफार्मर में कैपेसिटी नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना प्रेम जी, सुविधाएं व्यवस्थाएं तो व्यवस्थित कर दी जाती हैं, लेकिन जो अधिकारी इसलिए जिम्मेदार हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे होते हैं। आपको पता है अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है तो पहले वहां की क्षमता क्या है, कितना लोड है वहां का, इसे चेक करना चाहिए, उसी के आधार पर लगाना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये इसका पालन किया जाता है? ट्रांसफार्मर लगाने से मतलब होता है, क्षमता चेक करने से नहीं। और इसी वजह से हर रोज न जाने कितने ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, फिर घंटों उसे ठीक करने का हवाला दे दिया जाता है। तो इसलिए अधिकारियों को जिम्मेदार समझा जाता है। मैं इसी के बीच में एक संदर्भ में एक बात बोलना चाहता हूँ कि हर बार दोष उनका है, और फिर ये कहा जाता है कि मुखिया जो बोल रहा है उसने आदेश पारित कर दिया। उसने आदेश पारित करने के बाद में इसको देखा नहीं कि अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे हैं। काम के लिए अधिकारी से पूछ के उनसे जवाब सवाल लिया जाए, और उसके बाद चैनल पर यह बताया जाए कि अधिकारियों का दोष नहीं है, ये हमारे सरकार का दोष है कि उनको ये चीजें मुहैया नहीं कराई जा रही है, तब उनको अधिकारियों को दोष दे। लेकिन हर चीज में हम खाली अधिकारियों को ही दोष देते हैं। अधिकारियों को जनता विभाग जो है, अगर सारी चीजें मुहैया कराई गई हैं तो जिम्मेदारी उसकी बनती है और जिम्मेदार उसे माना जाएगा। और इसके बाद रही बात, अगर सरकार पर हम सवाल उठा रहे हैं तो जवाबदेही अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पिछले दिनों उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। बावजूद इसके स्थितियां जस की तस नजर आ रही हैं। फटकार लगा देने से भी स्थितियों में सुधार नहीं देखने को मिल रहा है, तो उन्हें मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, समीक्षा भी करनी चाहिए, और एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, वो इस मसले को लेकर जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं, मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, मेरठ के क्या कुछ हालात हैं? कितने घंटे यहाँ पर बिजली आती है, कितने घंटे की कटौती हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, जब सरकार आती है तो बड़े बड़े दावे करती है, क्योंकि चुनाव होगा तो बड़े बड़े दावे भी किए जाएंगे। लेकिन जब सरकार बन जाएंगी तो कितना वादों पर सरकार खरी उतर रही है, ये अहम बात है। दावे बड़े बड़े चुनाव में किए गए और सरकार ने किए भी, चाहे
चाहे बात हो योगी सरकार की चाहे अन्य किसी सरकार की, दावे बड़े बड़े किए गए, लेकिन उन दावों पर सरकार कितना खरा उतरी, इसी पर बातचीत करेंगे। आम जनता है हमारे साथ, मेरठ का सर्किट हाउस ये एरिया है, आम जनता से ही जान लेते हैं। भाई साहब, बड़े बड़े दावे किए गए थे सरकार के द्वारा, 24 घंटे शहर में बिजली दी जाएगी और देहात में 18 घंटे दिए जाएगी, 8-8 घंटे कटौती हो रही है महानगर में। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, प्रदेश सरकार केवल और केवल धर्म की राजनीति कर रही है, केंद्र सरकार भी धर्म की राजनीति कर रही है। मेरठ में ऊर्जा राज्य मंत्री होने के बाद यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं मिल पा रही। मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि लाइट की कटौती बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद देखिए, अब तो एक लाइट कुछ देर के लिए आ जाए तो धन्यवाद बोलते हैं, लाइट तो आती नहीं है। हाँ, लाइट आती नहीं है। ऊर्जा मंत्री है सोमेंद्र तोमर, यहीं के रहने वाले, गृह जनपद है उनका, जिले के गृह मंत्री हैं। राजू, इसका जिम्मेदार यहाँ की जनता किसे मानती है, ये भी जानने की कोशिश करिए। हम आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ रायबरेली के जेई जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभय सिंह जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। देखा जाए रायबरेली में बिजली कटौती को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा कि लगातार वहां पर बिजली कटौती हो रही है, क्या वजह मानी जाए? बरेली से हमारे साथ अभय सिंह जुड़े हुए हैं, जेई हैं। आपको आवाज मिल पा रही है अभय सिंह जी? हाँ मैडम, मिल रही है जी। तो बरेली में बिजली कटौती की वजह क्या कुछ मानी जाए? नहीं, देखिए, बरेली महानगर में इस समय विद्युत आपूर्ति सही प्रकार से दी जा रही है। पिछले 2-3 दिन में यहाँ आंधी तूफान ज्यादा आया है और अत्यधिक गर्मी की वजह से भी बीच में 1-2 दिन से समस्याएं आ रही हैं। लोकल स्तर पे फॉल्ट हैं, उसको त्वरित तरीके से निपटाया जा रहा है। बिजली की यहाँ पे कमी नहीं है बरेली महानगर में। सुभाष नगर में कुछ समस्याएं हैं, एक एरिया है, उसको भी पिछले 6-7 दिनों से सही कर लिया गया है। अगर वहाँ आम जनता से आप राय लेंगी तो 6-7 दिन से ठीक है। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हम वहाँ के हालातों का जायजा लेते हैं। पहले देखा जाए तो लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि आपने कहा कि अगर थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, मानसूनी दिक्कतें या किसी तरीके की कोई दिक्कत सामने आती है तो हो सकता है कि बिजली कटौती हो। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कितने घंटे बिजली सप्लाई है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, आपसे जानना चाहेंगे। देश में रिकॉर्ड स्तर पे 28,000 मेगावाट से अधिक की हम लोग विद्युत आपूर्ति कर लिए हैं, जो अब तक में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और रूरल स्तर पर भी हम लोगों की सप्लाई जो है 18 घंटे का है, लेकिन 16 घंटे से अधिक अनवरत सप्लाई दी जा रही है। आंधी तूफान और पिछले 1-2 दिन से उमस भरी गर्मी से कुछ डिमांड में वृद्धि हुई है, तो लोकल स्तर पे फॉल्ट है, उसको भी बहुत त्वरित तरीके से रात में ही, अगर रात में कोई फॉल्ट होता है तो रात में ही हम लोग दूर करा रहे हैं यहाँ पे। और आप यहाँ आम जनता या जो भी प्रतिनिधि होंगे उनसे आप जानकारी ले सकती हैं। बरेली महानगर में विद्युत आपूर्ति सही प्रकार से चल रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे जोनल हेड जुड़े हुए हैं बरेली से, दीपक चतुर्वेदी। हमारे साथ अभय सिंह जेई हैं बरेली के, जो जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, बिजली आपूर्ति सुचारू है। क्या है जमीनी हकीकत? अनम्यूट करिएगा जी, अनम्यूट करिएगा। मेरी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, सुन पा रहे हैं जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभय जी ने कहा कि बरेली में विद्युत व्यवस्था की जो है वो पूरी तरीके से प्राप्त हो रही है, कोई भी किसी तरीके की परेशानी नहीं है। लेकिन मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर केबलों का और लाइनों की जो शिफ्टिंग हो रही है, इसकी वजह से काफी विद्युत व्यवस्था में जो है वो दिक्कतें आ रही है लगातार। और इस समय जो है वो बरसात और गर्मी को लेकर जो उमस का माहौल है, आम पब्लिक परेशान है, स्कूलों में बच्चे परेशान है और कटौती में लगातार जो है वो हो रही है लोकल फॉल्ट के नाम पे। कितने घंटे की कटौती हो रही है दीपक? कम से कम जो है वो शहरी क्षेत्र में जो है वो 4 से 5 घंटे की जो कटौती। ठीक है अभय सिंह जी, लोकल फॉल्ट के नाम पर जो है वो लोकल फॉल्ट के नाम पर जो है कभी-कभी 8-8 घंटे और 9 घंटे तक जो है वो लाइट वापस नहीं लौटते हैं दीपक आपके पास। हमारे साथ अभय सिंह जी जेई जुड़े हुए हैं। ये सवाल सीधा आपसे अभय सिंह जी कि लोकल फॉल्ट के नाम पर घंटों कटौती होती है, स्मार्ट सिटी के नाम पर कटौती होती है, किस तरीके से वहां पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जिन्होंने जमीनी हकीकत को बताया, और आप कह रहे हैं कि कटौती नहीं होती है।
नहीं, दीपक जी का बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है, तो अगर देखिए विकास के कार्य होंगे और अनवरत इस गर्मी में भी काम हो रहे हैं, तो वो बिजली बंद करके ही बिजली का कार्य किया जा सकता है सुरक्षा की दृष्टि से। तो कुछ समस्या जो है वो स्मार्ट सिटी अभी 15-20 दिन में जब ये कार्य हो जाएगा तो ये यहाँ के आम जन को ही उसका फायदा मिलना है कि अनवरत बिजली, अगर काम होगा तो बिजली बंद करके किसी की सुरक्षा या जान माल का कोई नुकसान लोकल न हो। फॉल्ट होता है, कोई ट्रांसफार्मर अगर फूक जाता है तो लगभग कितना वक्त लगता है उसे देखिए, ठीक इस करने समय शहर में अगर ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं तो विद इन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ बरेली महानगर में 4 घंटे से कम समय में ही बदला जा रहा है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो रहा है तो 4 घंटे तो अगर बदला जाएगा तो 4 घंटे तो वहाँ की बिजली बंद रहेगी ही। लेकिन क्षतिग्रस्तता कम करने के लिए रात में भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं इस समय, और लगातार क्षतिग्रस्तता से बचाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए जा रहे हैं कि इस गर्मी के मौसम में या ईश्वरीय जो इस समय आंधी तूफान आ रहा है उससे कम विद्युत आपूर्ति का नुकसान हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि लगातार फॉल्ट ना होने का जिक्र कर रहे हैं, बिजली आपूर्ति सुचारू है इस बात का जिक्र किया। एक बार बिहार का रुख करते हैं, इसके बाद मेरठ का रुख करते हैं। राजू शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बिहार का रुख करते हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता कुमार कौशलेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। कुमार कौशलेंद्र जी, आपका रुख करेंगे। बिहार की जो घटना आई कटिहार से सामने, जहां पर बिजली को लेकर, यहां बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन हो रहा था और यहां पर गोलीकांड हो गया और 2 लोगों की मौत भी हो गई। जी, ऐसा है कि 29 पंचायतों के जनप्रतिनिधि व ग्रामीण कटिहार में धरना दे रहे थे। धरने के दौरान पुलिस में और धरना दे रहे लोगों के बीच कहासुनी हुई। पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 की जान चली गई, एक अभी भी अस्पताल में इलाजरत है। अब पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में फायरिंग की हमने, जिसमें पुलिस बिजली विभाग के कर्मचारी, एसडीओ, एसडीपीओ को बंधक बना लिया था धरना देने वालों ने, तो और फिर पत्थरबाजी होने लगी तो आत्मरक्षा में गोली चली तो उसमें मौत हुई। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस का रुख जो है वो शुरू से दमनात्मक था। तो इस को लेकर पूरे सियासी सरगर्मी तो तेज हो ही गई है। स्वाभाविक है, कुछ इस तरह की घटना होती है तो प्रतिपक्ष का वार शुरू ही हो जाता है। बिल्कुल। कुमार कौशलेंद्र, अगर देखा जाए तो बिजली, पानी, सड़क, ये बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती हैं किसी भी जनमानस और ग्रामीण या शहरी व्यक्ति के लिए। लेकिन यहाँ पर बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था और बिजली प्रदर्शन को लेकर अब जान भी गंवानी पड़ी, यानी कि गोली भी खानी पड़ी। तो क्या अब किसी तरीके का कोई आश्वासन मिला है बिजली कटौती को लेकर? ये बड़ी विडंबना है। ये नीतीश कुमार का शासन जब से बिहार में शुरू हुआ उसके बाद से हालात बहुत तेजी से सुधरे। बिहारी ऐसा स्टेट बना, मतलब झारखंड जब अलग हुआ था आज से 23 साल पहले, उस वक्त कहा जाता था सारे पावर प्लांट तो झारखंड में चले गए, बिहार के पास कुछ बचा ही नहीं। बावजूद इसके बिहार ने रैपिडली ग्रोथ किया और बिहार में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो रही थी। लेकिन अभी जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हैं, मतलब राजद के साथ जब से आए, उसके बाद व्यवस्थाओं में जो ढीलापन आता जा रहा है, क्राइम भी बढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा तो इसके लिए भी तो नीतीश सरकार ही जिम्मेदार हुई। अगर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो नीतीश सरकार ही जिम्मेदार है इसके लिए। यही तो मौका मिल रहा है विपक्ष को कहने का कि जंगल राज 2 की वापसी हो रही है, फिर व्यवस्था गड़बड़ हो रहा है। ये व्यवस्था गड़बड़ होने की बात जो है, बिजली विरोध में प्रदर्शन नीतीश की सरकार बनने के बाद ये पहली घटना है जिसमें इस तरह की बात हुई, जहाँ गोली चली, लोग मरे। मतलब हालात धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहे हैं, चीजें जो कंट्रोल में थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही। बिजली मांगने गए थे तो गोली मिली है बिजली के बदले। लेकिन देखा जाए यहाँ पर बिजली अभी तक नहीं मिल पाई, ना बिजली विभाग की तरफ से कोई आश्वासन किसी भी तरह का अभी तक मिल पाया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। मेरठ का रुख कर लेते हैं। राजू शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। बिजली कटौती से किस तरीके से दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं ये लोग, किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी,
2-4 हो रहे हैं, लोग बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि जनता में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार बिजली कटौती की जा रही है, लेकिन सबसे अधिक जो बिजली कटौती हो रही है वो रात के समय में हो रही है। भाई साहब, रात को सर्वाधिक बिजली कटौती हो रही है। तो देखो, लाइट तो आ ही नहीं रही है। रात दिन में तो आदमी कैसे न कैसे समय काट रहा है, रात को एक उम्मीद होती है कि लाइट के सहारे, लेकिन रात जो कट रही है आजकल जाग के कट रही है। इंतजार करते हैं पंखा चल जाए, सो जाए, सो नहीं पा रहे, लाइट नहीं आ रही है। जिम्मेदार कौन है? मेरा तो सीधे सीधे भैया, इसमें मेरे को राहुल गांधी जिम्मेदार लग रहा है इसमें तो, क्योंकि सरकार में विपक्ष में बैठे वही चला रहे, मुझे लग रहा है। राहुल गांधी इसमें सीधा सीधा जिम्मेदार है। योगी तो बेचारे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। विपक्षी जो है लाइट को कहीं ना कहीं ये हाई वोल्टेज कर देता या तार काट देता, इसलिए लाइट जा रही है मुझे लगता है। और अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी आराम से चैन से सो रहे हैं, उन्हें पता है प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश कोई पूछने वाला है नहीं। अधिकारी तो सिर्फ और सिर्फ अपना आराम फरमा रहे हैं। दिक्कत जनता को, आम आदमी को कोई चिंता नहीं है इस समय। सर्वाधिक ये समझ लीजिए, अब से 20 साल पहले कभी लाइट की ऐसी समस्या हुआ करती थी, लेकिन जिस प्रकार से ये शासन आया, जिस प्रकार से लाइट की समस्या हो रही है, हो सकता है आने वाले समय में हर चीज की समस्या होने लग जाए। अच्छा, हर चीज की समस्या होने लगे। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बिजली जाना एक टेक्निकल विषय है, चाहे बिजली जा रही है आ रही है, लेकिन उस दौर में जब प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंच पे बोलते हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे, उस दौर में जब योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े विज्ञापन चलाते हैं कि हमने गाँव तक बिजली पहुंचा दी, उस दौर में अगर बिजली जा रही है और इतनी कटौती हुई है कि अभी आदमी ने कूलर चलाया है और अभी उसने सोचा मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, लेट जाऊं, वो इधर पता चला योगी जी की कट लग गया। तो ये दुर्भाग्य इस देश का है कि जो आप कह रहे हो, अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो आप कुर्सी में बने रहने का बिल्कुल हक नहीं है। दूसरी बात, यहाँ के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर के विधानसभा क्षेत्र का हाल ही देख लेंगे ना, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली का हाल क्या हो रहा है। तो ये वो लोग हैं जो कहते कुछ और है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, आपा, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसका वही नेता है, एक बार एक लूटेगा, दूसरी बार दूसरा लूटेगा। आप जो बिजली मंत्री होगा वो लूटपाट कर रहा होगा, औद्योगिक घरानों को जारी होगी बिजली और जनता की कटौती होगी। चलिए, राजनीतिक दल इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। अगर राजू यहाँ पर देखा जाए, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, और ये एक नाराजगी है बिजली कटौती से परेशान लोगों की। रुख रायबरेली का कर लेते हैं। मनीष अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं रायबरेली से। और इसी बीच बड़ी खबर से रूबरू करा दें, इसके बाद वापस लौटते हैं लखनऊ से। बड़ी खबर, यूपी पीसीसीएल के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। खराब परफॉर्मेंस के चलते हटाया गया एम देवराज को। आशीष गोयल यूपी पीसीएल चेयरमैन की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। तो बिजली कटौती का करंट इन्हें लगा है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं थी, जिसके चलते इनको इस पद से हटाया गया। खराब परफॉर्मेंस के चलते एम देवराज को हटाकर एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है आशीष गोयल को। यूपी पीसीएल की जिम्मेदारी अब गोयल को सौंपी गई है। एक बड़ी चुनौती, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है, बावजूद इसके सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को, पावर कॉरपोरेशन और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को पिछले दिनों फटकार भी लगाई थी। और लगातार जो स्थितियां हैं वो ऐसी ही नजर आई, और अब एम देवराज को उनके पद से हटाया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, खराब परफॉर्मेंस के चलते देवराज को हटाया गया और ये जिम्मेदारी अब आशीष गोयल को सौंपी गई है। यानी कि यूपी पीसीएल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एम देवराज को अब बिजली कटौती का एक बड़ा करंट लगता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ सलाहकार संपादक के बख्श जी जुड़े हुए हैं। इस देखा जाए तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी एम देवराज को, बखूबी वो नहीं संभाल पाए, क्योंकि लगातार जो बिजली की किल्लत है वो देखने को मिल रही है। आम जनता त्राही त्राही कर रहा है। अब ये जिम्मेदारी गोयल को सौंपी गई है। देखिए, जैसा आपने अभी कहा कि जिम्मेदारी नहीं निभा पाए गए थे और मंत्री इनके बीच में काफी मतभेद चल रहे थे, यहाँ तक कि अपर मुख्य सचिव से भी इनकी
ठीक ठाक नहीं बन रही थी, ठीक ठाक शब्द जानबूझ के इस्तेमाल करो, ठीक ठाक नहीं बन रही थी और काम को सही अंजाम नहीं दे पा रहे थे। और इसीलिए मुख्यमंत्री, क्योंकि इनको व्यक्तिगत रूप से इसलिए जानते हैं कि कुंभ मेला इन्हीं जमाने में हुआ था, जो पिछला कुंभ मेला बीत गया इन्हीं जमाने में हुआ था, मुख्यमंत्री ने घूर घूर प्रशंसा की थी। मुख्यमंत्री इनको छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी में इनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि भारत सरकार पे इनको प्रतिनियुक्ति पे जाना था, इसलिए इनको वहां पे तैनाती की गई है और इस बड़ी सुलझे हुए अधिकारियों में गिने जाते हैं। और मेरा मानना है कि व्यक्तिगत रूप से ये बहुत ही कर्मठ और बहुत ही तेज तर्राक अफसरों की गिनती होती है और विद्युत विभाग को सुधारने में इनका योगदान रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपसी मतभेद भी बताए जा रहे थे और ये भी एक वजह है कि एम देवराज को उनके पद से हटाया गया और यह जिम्मेदारी गोयल को सौंपी गई। रायबरेली से हमारे संवाददाता मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, रायबरेली की क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं बिजली कटौती को लेकर? अनम्यूट करिएगा। ऐसा कोई उपकेंद्र नहीं है, अनम्यूट करो। जी मनीष। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। आवाज जी बिल्कुल। बात करें रायबरेली की सोनी, तो रायबरेली में विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो या शहर क्षेत्र के हो या टाउन के हो। यहाँ तक कि सबसे बड़ी समस्या अब किसानों के लिए खड़ी हो चुकी है। किसानों की इस समय धान की रोपाई हो चुकी है, तो धानों में पानी की आवश्यकता भरपूर है, लेकिन उनके ट्यूबवेल कुल मिलाकर पूरे तरीके से 10 मिनट चलता है, उसके बाद 10 मिनट फिर लाइट की टिपिंग हो जाती है। तो ऐसे में जो उनका पानी की सिंचाई है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। किसानों में काफी आक्रोश है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी आक्रोश है। अगर हाल ही की बात करें तो जिस तरह से अभी जो बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी एक गंगागंज स्थित रात में गए थे चेकिंग के दौरान, वहां पर हाथापाई भी हुई और लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो लगातार जिस तरह से बिजली की व्यवस्था को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा है, हर तरफ लोग बिल्कुल। मनीष, यहाँ पर देखा जाए अभी यूसी के जो चेयरमैन हैं वो भी, उनको एक जिम्मेदारी अब गोयल को सौंपी गई है। तो उम्मीद की जा सकती है कि विद्युत विभाग की तरफ से जो लापरवाही अभी तक बढ़ती जा रही थी वो हो सकता है अब सही हो सके, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। आगे क्या कुछ होगा वो फिलहाल देखना होगा, लेकिन समस्याएं अनेक हैं यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई करने में भी, स्टडी में भी दिक्कतें आ रही हैं और साथ ही किसानों को भी सबसे ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बिल्कुल सोनी, बात करें तो जिस तरह से देवराज जो यूपी पीसीएल के जो चेयरमैन है उनको हटाया गया है और ये देखते हुए हटाया गया है कि जो यूपी की व्यवस्था है बिजली विभाग की वो पूरी तरीके से धड़ाम है, वो पूरी तरीके से यूपी की बिजली को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अब आशीष गोयल को लाया गया, क्योंकि अभी हमारे जो केबक्सर है उन्होंने बताया कि जो आशीष गोयल है उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, तेज तर्रार अधिकारी है। तो सारे लोग अब उम्मीद करेंगे कि आशीष गोयल के आने के बाद यूपी की बिजली की व्यवस्था पूरे तरीके से ढर्रे पे आ जाएगी और लोगों को पूरी आपूर्ति मिल पाएगी। तो जो अगर बात करें रायबरेली की, जो जिस तरह से रायबरेली में लोग परेशान है, अब आशीष गोयल आने के बाद रायबरेली के लोगों को भी उम्मीद जागेगी कि नहीं, रायबरेली को भी बिजली मिलेगी। अगर बात करा जाए तो रायबरेली एक वीवीआईपी कहे जाने वाला जिला है, जो कि यहाँ पर हर राजनीतिक गढ़ माना गया है। अगर बात करें तो अभी पिछली बार ही जो चुनाव नगर पंचायत का, नगर निकाय का चुनाव हुआ था, यहाँ पर एक नहीं दो नहीं लगभग पांच राज्य मंत्री, खुद यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ की कमान संभाली थी। और यहाँ पर बिल्कुल आप, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये जो अव्यवस्था थी वो व्यवस्था में तब्दील हो सकती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, रीवा से बड़ी खबर मिल रही है। एसआई थाना प्रभारी को गोली मारी गई है, एसआई ने गोली मारी है। बीआर सिंह ने चैम्बर में गोली मारी। रीवा से बड़ी खबर, थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। सिविल लाइन थाने का यह मामला बताया जा रहा है। एसआई ने थाना प्रभारी को गोली मार दी। रीवा से बड़ी खबर, तो एसआई बीआर सिंह ने चैम्बर में ही गोली मारी। वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। सिविल लाइन थाने का यह मामला बताया जा रहा है।
एसआई बीआर सिंह ने चैम्बर में ही गोली मारी और हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। थाना प्रभारी हैं जिन्हें ये गोली मारी गई, जितेंद्र को ये गोली मारी गई है। हालत बेहद गंभीर, सिविल लाइन थाने का ये मामला बताया जा रहा है। रीवा से बड़ी खबर, फिलहाल वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है कि आखिर क्या वजह रही कि चैम्बर में इस तरीके से एसआई बीआर सिंह ने गोली मार दी। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा की हालत गंभीर है। थाना प्रभारी की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और चैम्बर में ही गोली मारी गई है। हालांकि इससे अफरा तफरी का माहौल। रीवा से संवाददाता भूपेंद्र तिवारी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेंद्र, क्या वजह स्पष्ट होती नजर आ रही है कि आखिर एसआई ने थाना प्रभारी को गोली क्यों मारी? अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ है गोली किन कारणों से मारी गई है। थाना प्रभारी अपने कमरे में मौजूद थे, उसी समय एसआई ब्रिजराज सिंह जो है तो थाने उनके थाना प्रभारी के कक्ष में पहुंचते हैं और सीधे उन पर गोली फायर कर देते हैं। 3 गोली चलाई उनने। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई? चैम्बर में इस तरीके से गोली चला देना और आपने कहा 3 फायरिंग की, क्या जो लोग वहां पर मौजूद थे क्या उनसे कुछ निकलकर सामने आ पाया? क्या कुछ मतभेद चल रहे थे जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया? अभी तक कुछ ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो वहां पे मौजूद लोग थे उन्हीं लोगों का बताना है। कुछ पत्रकार भाई ही मौजूद थे जिनको थाना प्रभारी कक्ष में जिनको हटा दिया गया ब्रिजराज सिंह खुद के पहुंचने के बाद उन्हें हटा दिया था। उन्हीं लोगों द्वारा बताया गया है कि 2 से 3 फायर चले हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल स्पष्ट होता नजर नहीं आ रहा है कि वजह क्या कुछ रही, क्या आपसी मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए थे जिसकी वजह से एसआई ने थाना प्रभारी पर गोली चला दी और हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।